इसी रात को इमरान बुखलाया हुआ फयाज के घर पहुंचा। फयाज सोने की तैयारी कर रहा था। ऐसे मौका पर अगर इमरान की बजाय कोई और होता तो वो बड़ी बद अखलाकी से पेश आता, मगर इमरान का मामला ही कुछ और था। इसकी बदौलत आज इसके हाथ ऐसे कागजात लगे थे जिनकी तलाश में अरसा से महकमा सरागरसानी सर मार रहा था। फयाज ने इसे अपने सोने के कमरे में बुलवा लिया। मैं सिर्फ एक बात पूछने के लिए आया हूँ, इमरान ने कहा। क्या बात है, कहो। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, क्या तुम कभी कभी मेरी कब्र पर आया करोगे? फयाज का दिल चाहा कि इसका सर दीवार से टकरा कर सचमुच इसको कब्र तक जाने का मौका मुहैया करे। वो कुछ कहने की बजाय इमरान को घूरता रहा। तुम खामोश हो, इमरान किसी नाकाम आशिक की तरह बोला। मैं समझा तुम्हें शायद किसी और से प्रेम हो गया। इमरान के बच्चे रहमान के बच्चे। इमरान जल्दी से तस्वीर, तुम क्यों मेरी जिंदगी तलक किए हुए? ओहो, क्या तुम्हारी माता दूसरे कमरे में सोई है? इमरान चारों तरफ देखता हुआ बोला। बकवास मत करो, इस वक्त क्यों आए? इश्किया खत खाने के लिए। इमरान जेब से लिफाफा निकालता हुआ बोला, इसके शोहर नहीं है, सिर्फ बाप है। फयाज ने इसके हाथ से लिफाफा लेकर चिल्लाहट में फाड़ना चाहा। हाँ, इमरान ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे पहले पढ़ो तो, मेरी जान मजा ना आए तो महसूस डाक बदमा खरीदार। फयाज ने तोहन कराहा खत निकाला और फिर जैसे ही इसकी नजरें इस पर पड़ी, बेजारी की सारी अलामतें चेहरे से गायब हो गई और इसकी जगह इस्तेजाब ने ले ली। खत टाइप किया हुआ था, इमरान अगर वो चर्मी हैंडबैग या इसके अंदर की कोई चीज पुलिस तक पहुंची तो तुम्हारी शामत आ जाएगी, इसे वापस कर दो। बेहतरी इसमें है, वरना कहीं किसी जगह मौत से मुलाकात जरूर होगी। आज रात को 11 बजे रेस कोर्स के करीब मिलो। हैंडबैग तुम्हारे हाथ होना चाहिए, अकेले ही आना, वरना अगर तुम 5000 आदमी भी साथ लाओगे तब भी गोली तुम्हारे ही सीने पर पड़ेगी। फयाज खत पढ़ चुकने के बाद इमरान की तरफ देखने लगा। लाओ, इसे वापस कर दो, इमरान ने कहा। पागल हो गए हो? हाँ, तुम डर गए। फयाज हंसने लगा। हार्ट फेल होते होते बचा है। इमरान नाक के बल बोला, रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? रिवॉल्वर? इमरान अपने कानों में उंगलियां ठोसते हुए बोला, अरे बाप रे, अगर नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए लाइसेंस हासिल कर लूं, बस कर्म करो। इमरान पूरा सा मुंह बनाकर बोला, इसमें आवाज भी होती है और धुआं भी निकलता है। मेरा दिल बहुत कमजोर है, लाओ हैंडबैग वापस कर दो। क्या बच्चों की सी बातें कर रहे हो? अच्छा तो तुम नहीं दोगे? इमरान आंखें निकाल कर बोला, फजूल मत बको, मुझे नींद आ रही है। अरे ओ फयाज साहब, अभी मेरी शादी नहीं हुई और मैं बाप बने बगैर मरना पसंद नहीं करूंगा। हैंडबैग तुम्हारे वालिद साहब के ऑफिस में भेज दिया गया है। तब इन्हें अपने जवान बेटे की लाश पर आंसू बहाने पड़ेंगे। टीचर से कहा था, जाओ यार, खुदा के लिए सोने दो, 11 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। इमरान घड़ी की तरफ देखता हुआ बोला, अच्छा चलो तुम भी यही सो जाओ। फयाज ने बेबसी से कहा। कुछ देर खामोशी रही, फिर इमरान ने कहा, क्या इस इमारत के गिर्द अब भी पहरा है? हाँ, कुछ और आदमी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन अगर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ऑफिसर मुझसे इसका सबब पूछते हैं और मैं टालता रहता हूँ। अच्छा तो उठो, ये खेल भी इसी वक्त खत्म कर दें। 30 मिनट में हम वहाँ पहुँचे, बाकी बचे 20 मिनट। 11 सवा 11 बजे तक सब कुछ हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 11:30 बजे बताऊंगा। उठो, मैं इस वक्त आलम तसव्वुर में तुम्हारा ओहदा बढ़ता दिख रहा हूँ। आखिर क्यों, कोई खास बात? अली इमरान MSc PhD कभी कोई आम बात नहीं करता, समझे? नाउ गेट अप। फयाज ने तुअन कराहा लिबास तब्दील किया। थोड़ी देर बाद इसकी मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से इसी दही इलाके की तरफ जा रही थी जहाँ वो इमारत थी। इमारत के करीब पहुंचकर इमरान ने फयाज से कहा, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम इस वक्त तक कब्र के मुजावर को बातों में उलझाए रखो जब तक मैं वापस न आ जाऊं, समझे? इसके कमरे में जाओ, 1 सेकंड के लिए भी इसका साथ न छोड़ना। इमारत के गिर्द मसल्ला पहरा था। दस्ते के इंचार्ज ने फयाज को पहचान कर सल्यूट किया। फयाज ने इससे चंद सरकारी किस्म की रस्मी बातें की और सीधा मुजावर के हिजरे की तरफ चला गया, जिसके दरवाजे खुले हुए थे और अंदर मुजावर गालबन मराकबे में बैठा था। फयाज की आहट पर इसने आंखें खोल दी जो अंगारों की तरह दहक रही थी। क्या है? इसने जलाए हुए लहजे में कहा। कुछ नहीं, मैं देखने आया था सब ठीक ठाक है या नहीं। फयाज बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। इन्हीं गधों की तरह पुलिस भी दीवानी हो गई है। किन गधों की तरह? वही जो समझते हैं कि शहीद मर्द की कब्र में खजाना है। कुछ भी हो, फयाज ने कहा, हम नहीं चाहते कि यहाँ से रोजाना लाशें बरामद होती रहें। अगर जरूरत समझी तो कब्र खुदाई की जाएगी। वसम हो जाओगे, मुजावर गरज कर बोला। खून थूकोगे, मरोगे। क्या सचमुच इसमें खजाना है? इस पर मुजावर फिर गरजने बरसने लगा। फयाज बार बार घड़ी की तरफ देखता जा रहा था। इमरान को गए हुए 15 मिनट हो चुके थे। वो मुजावर को बातों में उलझाए रहा। अचानक एक अजीब किस्म की आवाज सुनाई दी।
मजावर उछल कर मुड़ा। इसकी पुश्त की तरफ दीवार में एक बड़ा सा खला नजर आ रहा था। फयाज बौखला कर खड़ा हो गया। वो सोच रहा था कि यक बजक दीवार को क्या हो गया। वो इससे पहले भी कई बार इस कमरे में आ चुका था, लेकिन इसे भूल कर भी ये ख्याल नहीं आया था कि यहाँ कोई चोर दरवाजा भी हो सकता है। दफातन मजावर चीख मारकर इस दरवाजे में घुसता चला गया। फयाज पूरी तरह बौखला गया था। इसने जेब से टार्च निकाली और फिर वो भी इसी दरवाजा में दाखिल हो गया। यहाँ चारों तरफ अंधेरा था। शायद वो किसी तह खाने में चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सीढ़ियां नजर आईं। यहाँ कब्रिस्तान की सी खामोशी थी। फयाज सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और जब वो ऊपर पहुंचा तो इसने खुद को मुर्शिद मर्द की कब्र से बरामद होते पाया, जिसका तवीज किसी संदूक के ढक्कन की तरह सीधा उठा हुआ था। तारीखी रोशनी का दायरा सहन में चारों तरफ गर्दिश कर रहा था। फिर फयाज ने मजावर को वारदातों वाले कमरे से निकलते देखा। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, वो फयाज को देखकर चीखा। आओ अपनी करतूत देख लो। वो फिर कमरे में घुस गया। फयाज तेजी से इसकी तरफ झपटा। टार्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। यहाँ का बहुत सा प्लास्टर उधड़ा हुआ था और इसी जगह 5-5 इंच के फासले पर 3 बड़ी छुरियां नस्ब थी। फयाज आगे बढ़ा। उधड़े हुए प्लास्टर के पीछे एक बड़ा सा खाना था और इन छुरियों के दूसरे सिरे इसी में गायब हो गए थे। इन छुरियों के अलावा इस खाने में और कुछ नहीं था। मजावर कहर आलूद नजरों से फयाज को घूर रहा था। ये सब क्या है? फयाज ने मजावर को घूरते हुए कहा। मजावर ने इस तरह खंगार कर गला साफ किया जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन खिलाफ तवक्का इसने फयाज के सीने पर एक जोरदार टक्कर मारी और उछल कर भागा। फयाज चारों खाने चित गिर गया। संभलने से पहले इसका दाहिना हाथ होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल चुका था, मगर बेकार। मजावर ने कब्र में छलांग लगा दी थी। फयाज उठकर कब्र की तरफ दौड़ा, लेकिन मजावर के कमरे में पहुंचकर भी इसका निशान ना मिला। फयाज इमारत से बाहर निकल आया। ड्यूटी कांस्टेबल बदस्तूर अपनी जगहों पर मौजूद थे। इन्होंने भी किसी भागते हुए आदमी के मुतल्लिक लाइल्मी ज़ाहिर की। इनका ख्याल था कि इमारत से कोई बाहर निकला ही नहीं। अचानक इसे इमरान का ख्याल आया। आखिर वो कहाँ गया था? कहीं ये इसी की हरकत न हो। इस खुफिया खाने में क्या चीज थी? अब सारे मामलात फयाज के जहन में साफ हो गए थे। लाश का राज, 3 जख्म जिनका दरमियानी फासला 5-5 इंच था। दफतन किसी ने इसके छाने पर हाथ रख दिया। फयाज चौंक कर मुड़ा। इमरान खड़ा बुरी तरह बसूर रहा था। तो ये तुम थे? फयाज इसे नीचे से ऊपर तक घूरता हुआ बोला। मैं था नहीं बल्कि हूँ। तवक्को है कि अभी 2-4 दिन जिंदा रहूंगा। वहाँ से क्या निकाला तुमने? चूट हो गई प्यारे, फरमाओ, इमरान बुराई आवाज में बोला। वो मुझसे पहले ही हाथ साफ कर गए। मैंने तो बाद में जरा इस खुफिया खाने के मैकेनिज्म पर गौर करना चाहा था कि एक खटके को हाथ लगाते ही कब्र तड़क गई, लेकिन वहाँ था क्या? वो बकिया कागजात जो इस चर्मी हैंडबैग में नहीं थे। क्या? अरे ओ अहमद, पहले क्यों नहीं बताया? फयाज अपनी पेशानी पर हाथ मारकर बोला। लेकिन वो अंदर घुसे किस तरह? आओ दिखाऊं। इमरान एक तरफ बढ़ता हुआ बोला। वो फयाज को इमारत के मगरबी कोशे की सिमत लाया। यहाँ दीवार से मिली हुई कद आमद झाड़ियां थी। इमरान ने झाड़ियां हटाकर टार्च रोशन की और फयाज का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। दीवार में इतनी बड़ी नकब थी कि एक आदमी बैठकर बाआसानी इससे गुजर सकता था। ये तो बहुत बुरा हुआ, फयाज बड़बड़ाया। और वो पहुंचा हुआ फकीर कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो भी निकल गया। लेकिन तुम किस तरह अंदर पहुंचे थे? इस रास्ते से। आज ही मुझे इन झाड़ियों का ख्याल आया था। अब क्या करोगे? बकिया कागजात, फयाज ने बेबसी से कहा। बकिया कागजात भी इन्हीं वापस कर दूंगा। भला आधे कागजात किस काम के? जिसके पास भी रहें पूरे रहें। इसके बाद मैं बाकी जिंदगी गुजारने के लिए कब्र अपने नाम लाट करा लूंगा। इमरान के कमरे में फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी। वो करीब ही बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था। इसने घंटी की तरफ ध्यान तक न दिया। फिर आखिर घंटी जब बजती ही चली गई तो वो किताब मेज पर पटक कर अपने नौकर सलमान को पुकारने लगा। जी सरकार। सलमान कमरे में दाखिल होकर बोला। अबे देख, ये कौन उल्लू का पट्टा घंटी बजा रहा है? सरकार, फोन है। फोन? इमरान चौंक कर फोन की तरफ देखता हुआ बोला। इसे उठाकर सड़क पर फेंक दे। सलमान ने रिसीवर उठाकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। हेलो, इमरान माउथ पीस में बोला। हाँ हाँ। इमरान नहीं तो क्या, कुत्ता भौंक रहा है। तुम कल रात रेस कोर्स के करीब क्यों नहीं मिले? दूसरी तरफ से आवाज आई। भाग जाओ गधे। इमरान ने माउथ पीस पर हाथ रखे बगैर सलमान से कहा। क्या कहा? दूसरी तरफ से गुर्राहट सुनाई दी। ओह, वो तो मैंने सलमान से कहा था, मेरा नौकर है। हाँ तो क्या आप बता सकते हैं कि पिछली रात को रेस कोर्स क्यों नहीं गया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो सुनो मेरे दोस्त, इमरान ने कहा, मैंने इतनी मेहनत मुफ्त नहीं की। हैंडबैग की कीमत 10,000 लग चुकी है। अगर तुम कुछ बढ़ो तो मैं सौदा करने को तैयार हूँ।
शामत आ गई है तुम्हारी। हाँ मिली थी, मुझे बहुत पसंद आई। इमरान ने आंख मार कर कहा। आज रात और इंतजार किया जाएगा, इसके बाद कल किसी वक्त तुम्हारी लाश शहर के किसी गटर में बह रही होगी। अरे बाप, तुमने अच्छा किया बता दिया। अब मैं कफन साथ लिए बगैर घर से बाहर ना निकलूंगा। मैं फिर समझाता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई। समझ गया, इमरान ने बड़ी सादतमंदी से कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इसने फिर किताब उठा ली और इसी तरह मशगूल हो गया जैसे कोई बात ही ना हो। थोड़ी देर बाद घंटी फिर बजी। इमरान ने रिसीवर उठा लिया और चिल्लाई हुई आवाज में बोला, अब मैं ये टेलीफोन किसी यतीम खाने को प्रेजेंट कर दूंगा, समझे? मैं बहुत ही मकबूल आदमी हूँ। क्या मैंने मकबूल कहा था? मकबूल नहीं, मशगूल आदमी हूँ। तुमने अभी किसी रकम की बात की थी। दूसरी तरफ से आवाज आई। कलम नहीं, फाउंटेन पेन। इमरान ने कहा। वक्त मत बर्बाद करो। दूसरी तरफ से चिल्लाई हुई आवाज आई। हम भी इसकी कीमत 10,000 लगाते हैं। वेरी गुड, इमरान बोला। चलो तो ये तय रहा, बैग तुम्हें ही मिल जाएगा आज रात को। क्या तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो? इमरान ने पूछा। इसी तरह जैसे पहली उंगली दूसरी उंगली को जानती हो। गुड, इमरान चटकनी बजाकर बोला। तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं अजली अहमक हूँ। तुम? हाँ, मैं रेस कोर्स बड़ी सुनसान जगह है। अगर बैग लेकर तुमने मुझे ठाई कर दिया तो मैं किसको फरियाद करूंगा? ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं बताऊं? तुम अपने किसी आदमी को रुपए देकर टिप टॉप नाइट क्लब में भेज दो। मैं मधुबाला की जवानी की कसम खाकर कहता हूं कि बैग वापस कर दूंगा। अगर कोई शरारत हुई तो मुझे मुर्गा बना देना। अच्छा, लेकिन ये याद रहे कि तुम वहाँ भी रिवॉल्वर की नाल पर रहोगे। फिक्र ना करो, मैंने आज तक रिवॉल्वर की शक्ल ही नहीं देखी। इमरान ने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया और जेब से चिंगम का पैकेट तलाश करने लगा। ठीक 8 बजे के करीब इमरान अपनी बगल में एक चर्मी हैंडबैग दबाए टिप टॉप नाइट क्लब पहुंच गया। करीब सारी मेजें भरी हुई थी। इमरान ने बार के करीब खड़े होकर मजमा का जायजा लिया। आखिर इसकी नजरें एक मेज पर रुक गई जहाँ लेडी जहांगीर एक नौजवान औरत के साथ बैठी जर्द रंग की शराब पी रही थी। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेज के करीब पहुंच गया। आहा माई लेडी, वो कदरे झुक कर बोला। लेडी जहांगीर ने दाहिनी भूख चढ़ाकर इसे तीखी नजरों से देखा और फिर मुस्कुराने लगी। हेलो इमरान, वो अपना दाना हाथ उठाकर बोली। तुम्हारे साथ वक्त अच्छा गुजरता है। ये हैं मिस तस्नीम, खान बहादुर जफर तस्नीम की साहबजादी, और ये अली इमरान, MSc PhD। इमरान ने अहमकों की तरह कहा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, तस्नीम बोली, लहजा बेवकूफ बनाने का सा था। मुझे अफसोस हुआ। क्यों? लेडी जहांगीर ने हैरत ज़दा आवाज से कहा। मैं समझता था कि शायद इनका नाम गुलफाम होगा। क्या बेहूदगी है? लेडी जहांगीर झुंझला गई। सच कहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा ही मालूम हुआ था। तस्नीम इनके लिए कतई मौजू नहीं। ये तो किसी ऐसी लड़की का नाम हो सकता है जो तफदक में मुब्तला हो। तस्नीम बस नाम की तरह कमर झुकी हुई। तुम शायद नशे में हो। लेडी जहांगीर ने बात बनाई। लो और पियो, फलूदा है। इमरान ने पूछा। डियर तस्नीम, लेडी जहांगीर जल्दी से बोली, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये बहुत पुरमजाक आदमी है। ओह इमरान, बैठो ना। बुरा मानने की क्या बात है? इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। मैं इन्हें गुलफाम के नाम से याद रखूंगा। तस्नीम बुरी तरह चींप रही थी और शायद अब इसे अपने रवैये पर अफसोस भी था। अच्छा मैं चली, तस्नीम उठती हुई बोली। मैं खुद चला, इमरान ने उठने का इरादा करते हुए कहा। माय डियरेस्ट, तुम दोनों बैठो। लेडी जहांगीर दोनों के हाथ पकड़कर झूमती हुई बोली। नहीं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। तस्नीम ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा और वहां से चली गई। और मैं? इमरान सीने पर हाथ रखकर बोला। तुम पर 1000 काम कुर्बान कर सकता हूँ। बको मत झूठे, तुम मुझे ख्वाह मख्वात गुस्सा दिलाते हो। मैं तुम्हें पूछता हूँ स्वीटी, मगर इस बूढ़े की जिंदगी में तुम फिर मेरा मजाक उड़ाने लगी। नहीं डियरेस्ट, मैं तेरा चांद, तू मेरी चांदनी। नहीं दिल का लगा। बस बस, बाज़ औक़ात तुम बहुत ज्यादा चीप हो जाते हो। आई एम सॉरी, इमरान ने कहा और इसकी नजरें करीब ही की एक मेज की तरफ उठ गई। यहाँ एक जानी पहचानी शक्ल का आदमी इसे घूर रहा था। इमरान ने हैंडबैग मेज पर से उठाकर बगल में दबा लिया। फिर दफातन सामने बैठा हुआ आदमी इसे आंख मारकर मुस्कुराने लगा। जवाब में इमरान ने बारी बारी इसे दोनों आंखें मार दी। लेडी जहांगीर अपने गिलास की तरफ देख रही थी और शायद इसके जहन में कोई इंतहाई रोमान अंगेज जुमला खलबला रहा था। मैं अभी आया, इमरान ने लेडी जहांगीर से कहा और इस आदमी की मेज पर चला गया। लाए हो? इसने आहिस्ता से कहा। ये क्या रहा? इमरान ने हैंडबैग की तरफ इशारा किया, फिर बोला,
तुम लाए हो? हाँ, इस आदमी ने लाए हुए हैंडबैग पर हाथ रखते हुए कहा। तो ठीक है, इमरान ने कहा, इसे संभालो और चुपचाप खिसक जाओ। क्यों? वो इसे घूरता हुआ बोला। कप्तान फयाज को मुझ पर शिवा हो गया है। हो सकता है कि इसने कुछ आदमी मेरी निगरानी के लिए मुकर्रर कर दी हो। कोई चाल? हरगिज नहीं। आजकल मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। अगर कोई चाल हुई तो तुम बचोगे नहीं। आदमी हैंडबैग लेकर खड़ा हो गया। यार, रुपए मैंने अपना मकबरा तमीर कराने के लिए नहीं हासिल किए, इमरान ने आहिस्ता से कहा। फिर वो इस आदमी को बाहर जाते देखता रहा। इसके होंठों पर शरारत अमीज मुस्कुराहट थी। वो इस आदमी का दिया हुआ हैंडबैग संभालता हुआ फिर लेडी जहांगीर के पास आ बैठा। सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।